हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं अभिषेक और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। कहने का मतलब ये है कि कुछ विद्वानों का मानना था कि ग्रेट ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य के मॉडल के रूप में संपूर्ण यूरोप में उभरा। ऐसा इनका क्यों मानना था? तो इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण कोई उथल पुथल का नतीजा नहीं था। कोई अचानक से उथल पुथल हुआ हो और ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य बन गया हो, ऐसी बात नहीं थी। तो ऐसी कौन सी बातें थी जिससे हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन एक मॉडल के रूप में उभरा? तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही लंबी चलने वाली प्रक्रिया का यह परिणाम था कि ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य बना था। 18वीं सेंचुरी तक ब्रिटेन कोई राष्ट्र ही नहीं था। ब्रिटिश आइलैंड में रहने वाले लोग अपनी अपनी अलग अलग पहचान की थे। इनकी अपनी अपनी पहचान थी। ये कोई इंग्लिश थे, तो कोई वेल्स थे, तो कोई स्कॉटिश थे, तो कोई आयरिश थे, और इनकी अपनी अपनी एक एथनिक ग्रुप्स थी। यही नहीं, इनकी कल्चर, इनकी ट्रेडिशंस, इनकी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, इनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस थे। लेकिन इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि इंग्लैंड के धन संपदा में वृद्धि होती है, उसके पावर में वृद्धि होती है, उसके इम्पोर्टेंस में वृद्धि हो जाती है। और जब ये वृद्धि होती है तो फिर वो आइलैंड के अन्य दूसरे देशों पे क्यों ना उसका इस्तेमाल करे, उस शक्ति का, उस संपत्ति का, जिसके जरिए उन पे वो अपना आधिपत्य जमा सके। और यही हुआ। तो इंग्लैंड ने अपनी बढ़ती हुई संपत्ति, अपनी बढ़ते हुए पावर, अपनी बढ़ती हुई इम्पोर्टेंस के मद्देनज़र अपने अगल बगल के जो आइलैंड्स थे उन पे अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया और सफल भी हुआ। हम देखते हैं कि एक लंबे टकराव के बाद ब्रिटेन में पार्लियामेंट का पावर आया था। 1688 से पहले वहाँ पे राजा की पावर अधिक थी, पार्लियामेंट नाम मात्र की होती थी। लेकिन 1688 में एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे हम गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, जिसमें बिना किसी रक्तपात के वहाँ पे राजा के पावर को लिमिट कर दिया गया और पार्लियामेंट पावरफुल हो गई। कोई हिंसा नहीं हुई थी इस क्रांति में, इसलिए इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इसके तहत सारी पावर पार्लियामेंट के पास आ गई। हम देखते हैं अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक संधि होती है, एक समझौता होता है 1707 में, जिससे कि इंग्लैंड जो है अब ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो जाता है। अब इससे इंग्लैंड के जो व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना दबदबा जमा पाने में वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एंग्लो कहते हैं इंग्लिश को, एंग्लो मेंबर्स थे, उनका प्रभुत्व ज़्यादा था। अब एक ब्रिटिश आइडेंटिटी का डेवलपमेंट का मतलब यह था कि स्कॉटलैंड के लोग अपनी संस्कृति, जो उनकी खास प्रकार की थी, उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको सप्रेस करना, ताकि एक प्रकार की संस्कृति, जो ब्रिटिश संस्कृति, जो इंग्लिश संस्कृति थी, वो उसका प्रभाव बढ़े। और यही किया गया, योजनाबद्ध तरीके से किया गया। स्कॉटिश जो हाईलैंड्स के निवासी थे, वे कैथोलिक मत के मानने वाले लोग थे, और जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का उन्होंने प्रयत्न किया तो फिर उनको मजबूरन दमन का सामना करना पड़ा, सप्रेशन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोग अपनी गेलिक भाषा बोलते थे वो, या अपनी राष्ट्रीय वेशभूषा जो पहनते थे उसकी मनाही हो गई, ताकि ब्रिटिश इंग्लिश कल्चर वहाँ पे पनप सके, फैल सके, उनकी अपनी कोई पहचान बाकी न रह जाए।
तो उनकी भाषा पे रोक लगा दी गई, जो उनकी भाषा गेलिक थी उस पर रोक लगा दी गई। वो जो ड्रेस पहना करते थे, जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस था, उसको पहनने पे पाबंदी लगा दी गई। और इसमें बहुत सारे लोगों को मजबूर कर दिया या तो वो देश छोड़ के चले जाएं, या फिर देश में रहें तो फिर इंग्लिश ट्रेडिशंस कल्चर्स को फॉलो करें। तो बहुत सारे लोग उस समय में हम देखते हैं कि इंग्लैंड को छोड़ करके, मतलब ब्रिटेन को छोड़ करके, वो दुनिया के अन्य देश के हिस्सों में चले जाते हैं। इस प्रकार से स्कॉटलैंड पे इंग्लैंड ने अपना दबदबा बना लिया। एक और आइलैंड था जिसका नाम था आयरलैंड। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से इंग्लिश ने स्कॉटलैंड पे अपना दबदबा बनाया था, ठीक उसी प्रकार से आयरलैंड पे भी उन्होंने अपना दबदबा बनाया। अब हम देखते हैं आयरलैंड में जो है लोग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये ईसाई धर्म का ही दो हिस्सा है। कैथोलिक जो पुरातन व्यवस्थाओं में विश्वास करते थे, जो ओल्ड टेस्टामेंट में बिलीव करते थे, वो कैथोलिक्स कहलाते थे। और जो लोग न्यू टेस्टामेंट, जो बाइबल का न्यू टेस्टामेंट था, उसमें बिलीव करते थे, वो प्रोटेस्टेंट कहलाते थे। 1517 में मार्टिन लूथर ने एक बार प्रोटेस्ट करके जो पुरातन व्यवस्था थी उस पर क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद जो है ईसाई धर्म दो भागों में बंट गया था। पुरानी व्यवस्था को मानने वाले, ओल्ड टेस्टामेंट को मानने वाले, वो कैथोलिक्स कहलाए, और जो न्यू टेस्टामेंट के जो फॉलोअर्स थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। तो यहाँ हम देखते हैं आयरलैंड में लोग दो भागों में बटे हुए थे। जो बहुसंख्यक आबादी थी वो कैथोलिक मान्यताओं को मानने वाली थी, जबकि अल्पसंख्यक जो आबादी थी वो प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाली थी। अब इन प्रोटेस्टेंटों की हेल्प से, सहायता से, इंग्लैंड ने बहुसंख्यक कैथोलिकों के जो मूवमेंट्स थे या उनको दबाना शुरू कर दिया। उनके जो आंदोलन थे उनको निर्ममता से कुचलना शुरू कर दिया। मैं बताऊं आपको कि एक आयरिश थे जिनका नाम था वोल्फ टोन, और उनकी जो सोसाइटी थी उसका नाम था यूनाइटेड आयरिशमैन। इन्होंने जो है 1798 में एक मूवमेंट का आगाज़ किया था, जिसको बहुत ही निर्ममता पूर्वक इसको कुचल दिया गया, इसको सप्रेस कर दिया गया। जब विद्रोह असफल हो गया तो 1801 ईस्वी में, 1801 में आयरलैंड को फोर्सली यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना लिया गया। मतलब 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा मान लिया गया। अब एक नया ब्रिटिश राष्ट्र बन चुका था, जिसमें हम देखते हैं कि इंग्लिश कल्चर का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटिश सिंबल्स तैयार किए गए। आप यूनियन जैक को जानते होंगे, ये ब्रिटेन का झंडा के रूप में बनकर तैयार हुआ। नेशनल एंथम के रूप में गॉड सेव आवर नोबल किंग को गाया जाने लगा। और इस प्रकार से ये जो जितनी भी जो नई प्रकार की चीज़ें हुई थी, चाहे वो नेशनल सिंबल हो, या फिर ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक हो, या फिर नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, इन सब को बढ़ावा दिया गया। और पुराने राष्ट्र इस संघ में अब जो है मात्र सहयोगी मात्र रह गए थे। अब मेन दबदबा अब इंग्लैंड का हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से इंग्लैंड ने अपनी बढ़ती हुई संपत्ति, अपने बढ़ते हुए महत्व, अपने बढ़ते हुए पावर की सहायता से आइलैंड्स के अन्य देशों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, और इस प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन नाम का एक राष्ट्र राज्य बन जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम जानेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।